हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 तो चलिए अब हम लोग अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों इस रिवीजन लेक्चर के अंदर में मैं 2 वीडियोस के अंदर में आप लोगों का जो पूरा का पूरा नेशनल इनकम है जो 10 मार्क्स का उसको मैं आप लोगों के साथ में रिवीजन करने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी को। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को पता है यूनिट नंबर 1 के अंदर में हम लोगों को नेशनल इनकम को करना है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में क्वेश्चंस तो कर लेते हैं लेकिन इसके थ्योरी पार्ट को क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो आइए हम थ्योरी पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ अपने न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में एंटर करने से पहले हम लोगों को कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के अंदर में हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं। बच्चों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस पढ़ना इस वजह से जरूरी है क्योंकि तभी जाकर हम आगे जब हम चीज़ों को यूज करेंगे इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो आप लोगों को कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअली में फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। एग्जाम के अंदर में 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर इनकम बच्चों है क्या। तो बच्चों फैक्टर इनकम के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया। इट इज डेट इनकम विच इज अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। यानी कि अगर आप फैक्टर सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हो और बदले में अगर आपको कुछ मनी मिलता है तो वो आपके लिए क्या है फैक्टर इनकम है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा तो मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो मेरे लिए जो इनकम होगा वो मेरे लिए क्या होगा फैक्टर इनकम होगा। सेकेंड है इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। बच्चों कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर इनकम है। तो कोई भी इकोनॉमी के अंदर में फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट काम कर रहा होगा वहां पर वो फैक्टर इनकम कहलाएगा। थर्ड इट इज बायलेटरल इन नेचर। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा यानी कि टू साइडेड, यानी कि अगर एक सर्विस दे रहा है तो दूसरा सर्विस ले रहा होगा, इसी को बोलते हैं बायलेटरल इन नेचर। उसके बाद हम चलते हैं क्या लिखा है इट इज इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो बच्चों जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम को निकालते वक्त हमें क्या करना पड़ता है इसको इंक्लूड करना होता है, यानी कि फैक्टर्स इनकम विल बी इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। उसके बाद है फॉर एग्जांपल क्या हो गया सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, एक्सेट्रा हो गए। ये सारे के सारे आपके फैक्टर इनकम का पार्ट है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों रिटायरमेंट पेंशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन से कंफ्यूज होते हैं। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब होता है कि आपने गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करा और बदले में गवर्नमेंट आपको बाद में पेमेंट कर रही है, इसका मतलब आपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया है तभी जाकर आपको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए ये फैक्टर इनकम के अंदर में आएगा। और इसको जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आपका फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या है ये। पहली बात ये बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज है, दूसरा ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, तीसरा बायलेटरल इन नेचर है, फोर्थ क्या है आपका रिटायरमेंट इट इज एस्टिमेटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, एंड फिफ्थ वन क्या है आपका रिटायरमेंट पेंशन सैलरी प्रॉफिट। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। क्लियर ओके। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम, कैसे पता चलेगा कि यह ट्रांसफर इनकम है। तो बच्चों यहां पर ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि आपके जेब में पैसा आ गया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, आपने इकोनॉमी के अंदर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया लेकिन आपको अर्निंग हो गया है। आइए जरा देखते हैं क्या लिखा है। इट रेफर्स टू दैट इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, यानी कि कोई भी सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं किया और बदले में आपको पैसा मिल गया, यानी कि ये किसका पार्ट कहलाएगा ट्रांसफर इनकम का पार्ट कहलाएगा। सेकंड इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। यहां पर बदले में आपको किसी को कुछ सर्विस नहीं देना है, ठीक है, यहां पर सिर्फ आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वो आपके लिए क्या हो गया ट्रांसफर इनकम हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, जैसे ये देख रहे हो आप, ठीक है, जैसे आप स्कूल के लिए घर से निकलते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं आपको 100 रुपए दे देते हैं, तो वो आपके लिए कौन सा इनकम होगा वो ट्रांसफर इनकम होगा। समझ में आ गई बात ओके। तो इसलिए बोला गया इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। इट इज यूनिलेटरल इन नेचर। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा वन साइडेड,
सिर्फ सामने वाला बंदा आपको पेमेंट कर रहा होगा, बदले में आप उसके लिए कुछ भी ऐसा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होगे। क्लियर? इट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ये ध्यान रखना है बच्चों। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। एग्जाम्पल हो गया गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं बच्चों आपके एग्जाम्पल हो गए क्या चीज़ के? ट्रांसफर इनकम के। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी हम चैप्टर के अंदर में घुसे नहीं, तब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया कि फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर में आप लोगों को एक और टॉपिक देखने को मिलेगा और वो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब ही हो गया बच्चों कच्चा माल, है ना, यानी कि विच इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कोई अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें उसका यूज किया जाता है। क्या लिखा है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। लिखा है दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ऐसा सामान जिसको किस तरीके से यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और परचेज्ड फॉर रीसेल इन द मार्केट, या फिर रीसेल के पर्पज से अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड में बोल रहा हूं, दो चीजों से आप पता कर सकते हो कि सामने जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। पहला, अगर उसका यूज किसी और चीज को बनाने के लिए किया जा रहा है तो वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने उस सामान को खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि एक दुकानदार फुल क्रीम मिल्क को खरीदता है दूसरे को बेचने के लिए, तो उस दुकानदार के लिए जो फुल क्रीम मिल्क है वो क्या है बताओ, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। देखते हैं, दोज गुड्स आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन का मतलब होता है अगर आपकी ये कंपनी है तो कंपनी के अंदर में अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर आओगे तो वो फाइनल गुड्स बन के बाहर जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमारे बाउंड्री लाइन के अंदर में ही रहता है ना। ये हो गया आपका, और इट इज एस्टिमेटेड, ओके। उसके बाद है हमारा एंड नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का है। सीबीएसई के अंदर में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो आप लोगों को एक बार ये रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक है? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? चलिए, फाइनल गुड्स आपको पता है कि फाइनल गुड्स का मतलब होता है जो रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में उसको बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। देखना वहां पर और इस लैंग्वेज में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने उसका यूज किया है फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट की तरह, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, दोज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। और एक बार अगर आपका सामान बन गया, ये आपकी कंपनी है, यहाँ पर एक बार जो आपने मान लो पेन बना के रेडी कर दिया, तो ये पेन मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। तो ये जो पेन है ना, ये अपने आप में क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक? एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और जब आप इसको फाइनल गुड्स को क्या किया जाता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इनटू इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट इटसेल्फ, रादर इट डिपेंड्स अपॉन अल्टीमेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, आपको पता है हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना यूज है, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है और ये फाइनल गुड्स है। आप देखोगे उसका यूज कैसे किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जांपल, जैसे कर्ड है, दही है। अब कर्ड का यूज हम क्या करते हैं? खुद अगर हमने खा लिया तो वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन उसी कर्ड का यूज हम कड़ी को बनाने के लिए कर रहे हैं तो वो वहां पर क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और ये आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्लियर? ओके सर।
नाउ अब हम चलते हैं आगे। आपको एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर में कई बार ये पूछा गया है, आप लोग को बताना है कि क्या ये इंटरमीडिएट गुड्स है और क्या ये फाइनल गुड्स है। दो चीज़ें हमेशा याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर में आपको क्या चीज़ें गिवन होता है, एक तो रीसेल के पर्पज से और दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइनल गुड्स है, पहला फाइनल कंजम्पशन और दूसरा एज ए इन्वेस्टमेंट। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल एक प्रकार का, और इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट है कौन सा फाइनल है। देखो, इफ अ कार इज अवेलेबल फॉर सेल इन शोरूम, शोरूम के अंदर में एक कार रखा हुआ है, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स। भाई शोरूम के अंदर में कार है, अब वो कार क्यों रखा गया है, दोबारा रीसेल करने के लिए, तो वो कौन सा गुड्स कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। सेकेंड, इफ अ कार इज परचेज्ड बाय ऑन इंडिविजुअल, परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर उसी कार को मैं पर्सनली यूज करूंगा तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। समझ में आगे बात, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स एज अ कंजम्पशन। लेकिन अगर उसी कार को परचेस बाय अ टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी का ड्राइवर खरीदता है और उसको क्या करता है, वो ओला में लगा देता है, उबर में लगा देता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स एज एन इन्वेस्टमेंट। तो देखो, एक कार तो एक ही है, लेकिन उसके यूजेस के ऊपर हमने डिसाइड कर लिया कि क्या इंटरमीडिएट है, क्या फाइनल गुड्स है, क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को यहां तक ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट और फाइनल कहते किसे हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते किसे हैं, आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का, अब हम चैप्टर के अंदर में आते हैं, जो है आपका सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। पहली बात तो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो टू सेक्टर इकोनॉमी है। क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर हम हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, पहले मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, देन उसके बाद हम इसके थियरी पार्ट की तरफ चलेंगे। ये आपके पास डायग्राम है, एक साइड है फॉर्म कंपनियां और एक साइड है हाउस होल्ड। मुझे बताना, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और ये चारों चीजों का मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर है, हम और आप लोग। एक कंपनी को अगर ओपन करना है तो उसको जगह कौन देगा, हम और आप लोग ही तो देंगे। वहां पे लेबर काम करने कहां से जाएंगे, हम और आप लोग ही देंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि फॉर्म सेक्टर का एग्जिस्टेंस तभी है जब हाउस होल्ड सेक्टर उसको अलाउ करे, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर उनको वो सर्विसेज सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, तभी जाकर फॉर्म सेक्टर क्या करेगा, उन सेवाओं को कंसीडर करके सामान को बनाएगा और दोबारा उसी मार्केट में जाके बेचेगा और हम और आप लोग उसको खरीदेंगे। तो देखिए जरा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रही है, यहां पे फैक्टर सर्विसेज दे रही है। फैक्टर सर्विसेज किसको दे रही है, फॉर्म को। फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, कंपनी को ओपन करने के लिए जमीन दे रही है, वहां पे काम करने के लिए लेबर है ना, उनको पैसों की जरूरत है, वो कौन दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है। किसको दे रहा है, फॉर्म सेक्टर को। फॉर्म सेक्टर क्या करती है, उस हाउस होल्ड सेक्टर को लेती है और सामान को बनाती है। सामान को बनाने के बाद में फॉर्म सेक्टर क्या करती है, उस सामान को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद वो किसको बेचती है, फिर से हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देती है। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, उसको खरीदती है। तो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड कर रही है, स्पेंडिंग मतलब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगी, खर्च करेगी अपने पैसों को। किस चीज को, उन्हीं के कंपनियों के बनाए हुए सामान को खरीदने के लिए। कंपनियों के पास पैसा आ जाएगा, ढेर सारा पैसा आ गया कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगी, इसी पैसे को फिर किसको दे देगी, हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर हमेशा फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विस देता है,
फॉर्म सेक्टर उस सामान उस सर्विसेज को यूज करके सामान को मैन्युफैक्चर करता है एंड देन उसको कहाँ बेचने आता है, मार्केट के अंदर में। हम और आप लोग उसको पूरे अपने पैसे जो भी हमने अर्न किया उसको ऊपर खर्च करते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाता है, फिर कंपनी जिससे ज़मीन ले रखा है उसको रेंट देते हैं, जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं कंपनियाँ उनको सैलरी देती है ना, जिससे पैसा लिया गया उसको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, ये फैक्टर पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो फैक्टर सर्विस के बदले क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। क्लियर? ओके, तो चलिए इसी चीज़ को मैं आप लोगों को थियरी पार्ट में यहाँ पर कवर कराता हूँ। थियरी को जरा ध्यान से देखिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को बड़ा इजी वे में और तरीके से आप लोग करोगे, बहुत इजी है ये। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट फॉलोइंग अजम्पशंस। ठीक है, दो अजम्पशंस हैं। पहला है आपका देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। हम दो सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहला है फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? ओके, हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है हमारा, बताओ? हाउस होल्ड सेक्टर है। फॉर्म सेक्टर हायर, जो कंपनियां हैं वो हायर करती हैं फैक्टर सर्विसेज को, किससे, हाउस होल्ड से, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नीचे लिख गया है हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सारे के सारे पैसे को खर्च कर देती है किस चीज पे, ऑन कंजम्पशन। फर्म सेक्टर सेल्स ऑल द प्रोडक्ट टू हाउस होल्ड सेक्टर, और फर्म सेक्टर है अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को हाउस होल्ड सेक्टर को क्या कर देती है, वो बेच देती है। देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। That is all about circular flow of income। बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट्स में आप आंसर लिख सकते हो और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। किसी भी चीज़ की कोई भी आप पैराग्राफ राइटिंग से बचें, अपने बातों को पॉइंट्स में आप लिखें ताकि टीचर जो है, सामने वाला जो एग्जामिनर है, उसको पता चले कि हाँ आपके पास नॉलेज है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर? तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रियल फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो किसे कहते हैं? ठीक है, तो रियल फ्लो को पढ़ने के लिए बहुत इजी है बच्चों, आपको पता है फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच का रिलेशन, कि हाउस होल्ड सेक्टर हम और आप लोग क्या करते हैं, सामने वाले फॉर्म सेक्टर को जमीन देते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, बदले में उन सब चीज़ों को क्या करता है, वो सामान बनाता है, गुड्स बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। ठीक है, और गुड्स सर्विसेज नहीं, सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स बनाता है, और उसी गुड्स को वो हमें बेचने आता है। हम उसी गुड्स को खरीदते हैं और पेमेंट किसको करते हैं, कंपनियों को, फिर कंपनियां हमें पेमेंट करती है। तो आओ जरा इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिखा है, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाई, इसका मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए फॉर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज, बदले में फॉर्म सेक्टर सेल्स वॉट एवर इट प्रोड्यूस, और बदले में फॉर्म सेक्टर क्या करती है, सामान को बेचती है जो भी उसने बनाया होगा। हाउस होल्ड सेक्टर, household for their consumption, thus exchange of goods and services between firm and household sector is called real flow। तो देखो, फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसी को बोला जाता है क्या चीज, रियल फ्लो बोला जाता है। क्लियर? तो एग्जाम के अंदर में आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या चीज, मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है मनी का बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, उसी को बोला जाता है क्या चीज, मनी फ्लो। आइए इसको भी मैं आपको रीड करा देता हूँ। क्या लिखा है, एज ए रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म सेक्टर मेक्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट टू द हाउस होल्ड विच इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। बच्चों, जितने भी लेबर मिल रहे हैं, जितने भी लेबर है, सब जाके कंपनी के अंदर में काम करते हैं, कंपनी वाला इनको पेमेंट करता है,
तो इनके लिए क्या है, ये फैक्टर इनकम है। क्या है, फैक्टर इनकम है। सर्विस दे रहे हैं और बदले में पैसा ले रहे हैं। दिस इनकम इज यूज्ड, और इसी पैसे को यूज किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म सेक्टर, इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म सेक्टर, वो आपका किस में आ जाएगा, रियल फ्लो में। और गुड्स एंड सर्विस और मनी का फ्लो होता है बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर, उसको बोला जाता है मनी फ्लो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में चलेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ में वो तीनों के तीनों मेथड डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और होप आप लोग